फास्ट जो बोला वो गलत बोल दिया। अच्छा, गलत बोल दिया क्या? रुको, मैं पहले पीपीटी शेयर करता हूँ, उसके बाद जिसको जो डाउट हो अपना पेपर के सारे क्लियर कर लो। पीपीटी दिख रही है? हाँ सर हाँ। ठीक है। हाँ माफिजुर, पहले तुम बताओ कौन सा बोला? 25 सर, 25 नंबर स्लाइड। 25 नंबर ये? हाँ सर, टू टू ओमेगा का ऊपर लाइन जो है वो मुझे हाँ समझ हाँ। नहीं है। अच्छा देखो, तुम्हें कर्ल ऑफ वी निकालना है। कर्ल ऑफ वी होता है डेल क्रॉस वी, ठीक है? अब हाँ सर। वी तो हमारा ओमेगा क्रॉस आर है, हाँ। तो वी की जगह हमने ओमेगा क्रॉस आर पुट कर दिया, तो हो गया डेल क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर। अभी समझ आया? हाँ सर, बट टू ओमेगा कैसा मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, टू ओमेगा कैसे आया? वो तो तुम जब इसको सॉल्व करोगे ना क्रॉस प्रोडक्ट को, मतलब पहले ओमेगा क्रॉस आर करना, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, और आर को R1 R2 R3 नहीं लेना हाँ है, हाँ 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 सर। इसको एक्स वाई जेड लेना है। ये क्वेश्चन मैंने आगे आई थिंक करके दिखाया भी था। ये रहा ना, R1 R2 R3 को एक्स वाई जेड लेना है। फिर डेल क्रॉस वी मतलब डेल क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर। तो पहले ओमेगा क्रॉस आर निकालेंगे, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट से निकालते हैं हम लोग, है ना? ये देखो, पहले ओमेगा क्रॉस आर निकाला, और फिर ओमेगा क्रॉस आर जो भी आया, ये आया, इसका आयो आयो। डेल क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर कर दिया। फिर जब इसको कैलकुलेट हाँ, करोगे तो तुम्हारा ये आएगा, टू मोबाइल टाइम्स ऑफ ओमेगा मोबाइल में वेक्टर, लाग दिया तो। जिसको लिख सकते हो टू टाइम्स ऑफ ओमेगा। आप देख देख ठीक है? देख थोड़े वाह बात है। ले। ठीक है माफिजुर, हाँ सर हाँ। और बताओ और क्या डाउट है? बाकी बच्चों को क्या डाउट है बताओ। अंकिता बेटा डाउट पूछ लेना कल एग्जाम से पहले जो वाह। भी हो, है ना? हाँ सर। और बताओ किसको क्या डाउट है? भाई ले, विमान का है तो मोबाइल वाला तो मेरे को ही सुना ले। अमित अपने स्पीकर बंद कर वो दो भी तुम, साथ ही ले इसका। तुम्हारे अच्छा। बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। अंकिता पूछो बेटा, तुम पूछो, तो सोचो तुम्हें जो पूछना है तुम पूछो। सर अभी मेरा कोई डाउट नहीं है। नहीं है? वैसे प्रिपरेशन होगी सारी एग्जाम की? हाँ सर, पहले किया था ये कल मंडे को मेरा एक एग्जाम था तो मैं नहीं पढ़ी इतना। अच्छा ओके, एग्जाम, अच्छा ओके ओके, तुमने बताया। ओके, कोई नहीं, पढ़ लेना, कोई डाउट आए तो रात तक पूछ सकते हो हाँ एक बार। सर, बस वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का अप्रोच कैसे करें? हाँ वही मैं अभी बताने वाला था, वही बताता हूँ तुमको डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। तो ये एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा अच्छा है। हमें फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव अलोंग ए लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एट 0 2। तुम्हें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है उस लाइन के अलोंग जो 30 डिग्री का एंगल बनाती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। कौन से पॉइंट पे? 0 2 पे, मतलब x0 y2 होगा। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप, बिल्कुल मतलब दिमाग में फिट कर लो, कुछ सोचना ही नहीं है, ग्रेडियंट तो निकालना ही निकालना। मतलब जिस भी फंक्शन का तुम्हें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है उसका ग्रेडियंट निकाले बिना तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकल ही नहीं सकता। तो हमें फाई का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, तो सबसे पहले हमने ग्रेडियंट ऑफ फाई कर दिया, ये डेल फाई ग्रेडियंट ऑफ फाई, ये हमने कैलकुलेट किया तो हमारा ये आ गया।
वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आई कैप माइनस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर जे कैप। यहाँ तक समझ आया? तो सबसे पहले ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालना ही है। आधा क्वेश्चन ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालने तक ही होता है, और लास्ट जो एग्जाम हुआ उसमें सब लोगों ने यही गड़बड़ करी, ग्रेडियंट फाई निकाल के छोड़ दिया। और ग्रेडियंट फाई निकाल के आधा क्वेश्चन होता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव में। अब क्या करना है, जिस पॉइंट पे तुमको निकालना है, जिस पॉइंट पे निकालना है 0 2, इस पॉइंट पे तुम ग्रेडियंट ऑफ फाई ले सकते हो। इस पॉइंट पे हमने ग्रेडियंट ऑफ फाई ले लिया, मतलब इस इक्वेशन में जो हमारा ग्रेडियंट आया था x0 पुट कर दो और y2 पुट कर दो। देखो ये तो x और y मल्टीप्लाई में है, तो जब इसमें x0 पुट करोगे तो ये वाला तो फैक्टर पूरा 0 हो जाएगा, तो सिर्फ i वाला कंपोनेंट रह जाएगा जो कि ये आएगा i कैप बाय 4। अब हमारा ग्रेडियंट ऑफ फाई निकल गया उस पॉइंट पे जिस पे हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। अब जिस डायरेक्शन में निकालना होता है उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करना होता है। तो हमें निकालना था, देखो एक फिगर बना रखी है कि पॉइंट है 0 2, यहाँ से 30 डिग्री पे एक लाइन जा रही है ये, ठीक है। अब इसका वेक्टर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो कंपोनेंट होता है, देखो यूनिट वेक्टर चाहिए, तो ये तो इसकी लेंथ हम 1 लेंगे, ठीक है, क्योंकि यूनिट वेक्टर चाहिए होता है। तो जो ये वाला कंपोनेंट होगा ये होता है कॉस कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा 1 cos 30। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो गया √3/2 आई कैप, और ये होगा 1 × sin 30, और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो हो गया j कैप बाय 2। तो हमारा यूनिट वेक्टर आ गया √3/2 आई कैप प्लस 1/2 j कैप। अब हमारा ये यूनिट वेक्टर भी आ गया, ग्रेडियंट फाई भी है हमारे पास, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो, तुम्हारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ जाएगा। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट 0 2 इन डायरेक्शन सी ए, ये रहा हमारा ग्रेडियंट ऑफ फाई, ये रहा हमारा यूनिट वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दिया और √3/8 आ गया। समझ आया? यस सर। अंकिता बेटा समझ आया? तो अब तीनों के तीनों, तुम तीनों को अगर डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने को बोला जाए किसी का भी, तो निकाल सकते हो ना चारों? सर हाँ जी बताओ। हाँ सर, अगर मतलब इसका मतलब कि हर एक क्वेश्चन में x और y के पॉइंट्स दिए होंगे। हाँ, अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना होगा तो वो पॉइंट गिवन होंगे। अगर पॉइंट गिवन नहीं है तो इसका मतलब तुम्हें जनरल डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। जैसे अगर ये पॉइंट नहीं गिवन होता तो हम डायरेक्ट इसका भी क्या कहते हैं, ये जो हमारी इक्वेशन है इसका भी डॉट प्रोडक्ट कर सकते थे, है ना। तो फिर हाँ सर, तुम्हें आपने बिना पॉइंट पुट, क्वेश्चन में दिया था समथिंग 1/r, डायरेक्शनल 1/r। डेरिवेटिव ऑफ 1/r कुछ था। हाँ 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 हाँ, तो 1/r का पहले ग्रेडियंट निकालोगे तुम, उसके बाद आई थिंक कैसे? मैंने डायरेक्शन भी गिवन दी थी, इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर या आर कैप वेक्टर, इस टाइप से दिया था मैंने ना। तो पहले तो तुम उसका ग्रेडियंट निकालना 1/r का, 1/r का ग्रेडियंट निकालोगे, उसके बाद अगर आर कैप की डायरेक्शन में निकालने को बोला है तो आर वेक्टर तो हो गया तुम्हारा xi प्लस yj प्लस zk, इसका यूनिट वेक्टर तुम बना सकते हो, इसको इसके मैग्नीट्यूड यानी रूट के अंदर x² प्लस y² प्लस z² से डिवाइड कर देना, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा यूनिट वेक्टर बन जाएगा। अब ग्रेडियंट ऑफ आर जो भी आएगा उसको ऐसा का ऐसा डॉट प्रोडक्ट कर देना अपने यूनिट वेक्टर से, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। करके देखना, यस। हो सकता है क्वेश्चन फिर से आए। हाँ और बताओ। सर हाँ बोलो। 57 नंबर स्लाइड देखिए ना। 57 नंबर स्लाइड। हाँ सर। हाँ, एक सरफेस इंटीग्रल को भी थोड़ा ध्यान से कर लो डायरेक्शनल डेरिवेटिव के साथ साथ, क्योंकि काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हैं। बोलो, तुम बोलो मौफिज पहले। हाँ सर। हाँ कौन बोल रहे हैं? बोलो बोलो, किसको पूछना है?
हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ ये हाँ, पिक्चर कैसे ड्रॉ करूंगा मुझे समझ नहीं आया। अच्छा यस पिक्चर सर, कैसे ये ड्रॉ करोगे? पिक्चर हाँ सर, ये मेरे करना से भी है पड़ेगा ना तो। सर, मेरे से भी डायग्राम नहीं बन पाता है सर। अच्छा ये तो काफी आसान फिगर है, देखो इसमें तो कुछ भी नहीं है। 3 एक्सिस बना सकते हो, एक्स वाई जेड, यू कैन प्लॉट 3 एक्सिस एक्स वाई एंड जेड, हाँ सर। है ना। अब उसके बाद करना क्या है, देखो अगर प्लेन की इक्वेशन गिवन है, इफ वी हैव टू प्लॉट अ प्लेन, तो करना क्या है, 3 पॉइंट्स चाहिए हमको सबसे पहले। देखो क्योंकि इसमें ऑलरेडी लिखा है फर्स्ट ऑक्टेंट, तो ज़्यादा तो डिफिकल्टी है ही नहीं। सबसे पहले क्या करो, वाई और जेड को जीरो कर दो। वाई जेड को जीरो किया तो एक्स 6 आ गया। ये वाला जो पॉइंट है, ये जहाँ पे मेरा एरो है दिख रहा है, हाँ सर। ये पॉइंट हो गया हाँ x सर। इक्वल टू 6। अब x और z जीरो कर दो तो y आ जाएगा 4। हाँ ये वाला जो पॉइंट है ये y इक्वल टू 4 हो गया। अब x और y को जीरो कर दो, z 2 आ गया, ये z इक्वल टू 2 हो गया। तो 3 पॉइंट मिल गए, इनको जोड़ दो। ऐसे देखो सीधा जोड़ा ही तो हुआ है, ऐसे हाँ ऐसे और ऐसे, एक प्लेन बन गया तुम्हारा, जिस प्लेन की इक्वेशन हो गई 2x प्लस 3y प्लस 6z इज इक्वल टू 12। हाँ सर। ये एक प्लेन बना, हाँ इसकी सर। इक्वेशन हो गई 2x प्लस 3y प्लस 6z इज इक्वल टू 12। ठीक है, हाँ सर। और बताओ। ये तो बन जाएगा चलो। सिलेंडर वाला हाँ। कैसे बनेगा सर? अरे सिलेंडर भी बहुत आसान है, देखो सिलेंडर वाला बताया था, सिलेंडर का क्वेश्चन भी मैंने कराया था शायद ना, इसे यस सर। बना के देखो, उसी से बताता हूँ। ये देखो, देखो सिलेंडर बनता कैसे है? कैमरे में मैं दिख रहा हूँ ना सबको, यस सर। है ना। मान लो ये हाँ एक सर। सर्कल है, ठीक है। अगर मैं इस सर्कल को ऐसे ऐसे ऊपर 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 उठाता रहूं तभी तो सिलेंडर बनेगा, ऐसे ही बनता है ना। यस सर। हाँ सर। तो सिलेंडर असलियत में होता क्या है, दो प्लेन में तो वो एक सर्कल होता है। जैसे एक सर्कल हो गया, मान लो ये एक्स वाई प्लेन में है, तो अगर मैं इस सर्कल के ऊपर इसी तरह के कई सारे सर्कल रखता रहूं, 1 2 3 4, और वो तीसरी जेड एक्सिस हो गई, तो कई सारे जब सर्कल मैंने रखे तो वो एक सिलेंडर बन गया। जैसे तुम पेप्सी की केन मान लो, ऐसी तो बनी असलियत में, उसका बेस सर्कल होता है, उस कई सारे सर्कल को एक के ऊपर एक के ऊपर एक लगाते गए, फिर ऊपर से एक सर्कल से बंद कर दिया तो बन गई तुम्हारी केन, यानी सिलेंड्रिकल केन, है ना। वही यहाँ पे गिवन है, देखो देखो यहाँ तो असलियत में सिलेंडर गिवन है, पर नहीं भी गिवन होता है यहाँ पे सिलेंडर, सिर्फ सरफेस भी गिवन होता है, तो भी तुम लोगों को खुद समझ आ जाना चाहिए कि सिलेंडर है। क्यों? एक तो देखो सर्कल की इक्वेशन हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो एक सर्कल बना लिया हमने पहले नीचे। उसके बाद इसमें लिखा है बाउंडेड बाय द प्लेन z इक्वल टू 0 कॉमा z इक्वल टू b। दो प्लेन के बीच में है, एक z इक्वल टू 0, एक z इक्वल टू b। तो एक सर्कल तुमने z इक्वल टू 0 पे बनाया, एक सर्कल तुमने z इक्वल टू b पे बनाया, और दोनों सर्कल को जब जोड़ोगे तो सिलेंडर ही तो बनेगा। जैसे इसमें जोड़ा हुआ है देखो, एक सर्कल z इक्वल टू 0 पे प्लॉट किया, एक z इक्वल टू b पे प्लॉट किया, दोनों को जोड़ दिया तो बन गया हमारा सिलेंडर। ठीक है, तो ठीक है। यस। हाँ तो एक फिगर वाला पॉइंट क्लियर हो गया। और बताओ। और बताओ तनिष, तुम्हें कुछ नहीं पूछना, तुमने पढ़ लिया सब। सर 61 पे जो वो क्वेश्चन है ना सर, प्रॉब्लम वाला, वो नहीं हो रहा है सर। स्लाइड 61। नंबर 61। यस। 61 ओके, 61 पे जाते हैं। कोई हाफ सिलेंडर वाला है ना वो। ओके, ये है ना। ओके इसको एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछ के ना अपना स्पीकर बंद कर दिया करो, क्योंकि पीछे से डिस्टरबेंस आती रहती है, और जो भी बच्चा क्वेश्चन पूछ लेता है उसके बाद बंद कर दिया करो। हाँ अब ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो f तुमको गिवन है। देखो ये f जरूरी नहीं है f ही होगा, इट कैन बी a b c, ये तो एक रिप्रेजेंटेशन है, इट्स जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। इन क्वेश्चन यू कैन गेट a b c d e f g, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि कहीं f देखो तभी तुमको ये मेथड अप्लाई करना है। दिस f इज अ फंक्शन,
सो इफ आई कैन पुट ए इन प्लेस ऑफ एफ, मैं यहाँ ए लिख दूंगा तो ए डी भी हो जाएगा, ऐसे भी दे सकता हूँ। तो ये हमेशा ये मान के मत चलना कि फंक्शन तुम्हें एफ की फॉर्म में ही मिलेगा, ये तो एक स्टैंडर्ड है, ज़्यादातर बुक में होता है, तो इसलिए इस ऐसा है। हाँ, तो एक फंक्शन तुम्हें गिवन है f इज इक्वल टू 2xz i माइनस एक्स जे कैप प्लस वाई स्क्वायर के कैप, एफ डी भी तुमको निकालना है, और सरफेस क्या है, बाउंडेड बाय द सरफेसेस x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 6, z इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड z इक्वल टू 4। देखो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, ये तो एक सिंपल प्लेन हो गए, ये x0 हो गया, मतलब ये जो वाला जो प्लेन है जो तुम्हारा वाई जेड प्लेन होगा, देख रहे हो ये इस तरीके से जो मैं घुमा रहा हूँ एरो, x इक्वल टू का x इक्वल टू 0 का मतलब वाई जेड प्लेन, y इक्वल टू 0 का मतलब एक्स जेड प्लेन। तो देखो दोनों प्लेन ब्लैक हो रखे हैं, ठीक है, ये तुम्हारे दो प्लेन हो गए। अब फिर बोला है इन्होंने y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6, देखो यहाँ पे आएगा, एक प्लेन यहाँ पे आया, फिर z इक्वल टू एक्स स्क्वायर, z इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक पैराबोला होता है, देखो ये जा रहा है, दिस वन, दिस इज z इक्वल टू, बेसिकली ये यहाँ से देखो z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लॉट करोगे ना, तो ये इस तरीके का दिस काइंड ऑफ कर्व, और z इक्वल टू 4, तो देखो ये ऐसे जा रहा था, बट z इक्वल टू 4 पे हमको इसको रोक देना है, क्योंकि z इक्वल टू 4 हमारी लिमिट है। तो मान लो ये एक कर्व है, ये और आगे भी जा सकता है, ठीक है, कैमरे में देखो सर, ये कर्व आगे भी जा सकता है, अभी ऐसे है, लेकिन अगर मान लो ये यहाँ तक है, मान लो ये तुम्हारा कर्व यहाँ तक है, लेकिन अगर मैं एक प्लेन z इक्वल टू 4 पे कट कर दूं, तो उसने इस कर्व को ऐसे काट दिया, तो हमें बस वहीं तक लेना है जहाँ पे z ने इसको काटा, जैसे ये देख लो z प्लेन ने इसको कट कर दिया, दिस z प्लेन, z इक्वल टू 4, z इक्वल टू 4 ने इसको कट किया, तो हमें बस यहीं तक लेना है। इसी तरह y इक्वल टू 6 ने इसको कट किया, तो हमें यहाँ तक लेना है। तो ये एक हमको फिगर मिल गई, असलियत में देखने में एक सिलेंडर लग रहा है, पर ये एक पैराबोला है जिसको कट किया गया है x0, y0, y6 और z इक्वल टू 4 से। तो ये इस तरीके की हमें एक फिगर मिलेगी। अभी समझ आया? हाँ जी सर। तो फिगर समझ आ गई ना कैसे आया? अब क्वेश्चन देखते हैं। यस। अब फिगर समझ आने के बाद अगला स्टेप लिमिट का होता है। देखो वॉल्यूम इंटीग्रल तो सबसे आसान है तीनों में। वॉल्यूम इंटीग्रल इज मोस्ट इजी बिकॉज यू कैन गेट लिमिट डायरेक्टली। मतलब लिमिट लेने में ज़्यादा टेंशन होती नहीं है, जो इक्वेशंस गिवन होती हैं उससे डायरेक्ट ले लो। तो ये हो गया तुम्हारा f, ये हो गया dv, dv हो गया dz dy dx। अब लिमिट की बात आती है। सबसे पहले z की लिमिट देखो, ये हमको पता है, ये जो कर्व है जिस कर्व पे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं इसकी इक्वेशन z इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है। तो लोअर लिमिट हो गई z इक्वल टू एक्स स्क्वायर की। अब अभी मैंने बताया कि z इक्वल टू 4 से हमने इसको काट दिया, तो अब अपर लिमिट हो गई z इक्वल टू 4। ये देखो z इक्वल टू 4, तो z की लिमिट हो गई एक्स स्क्वायर से 4। अब y की लिमिट, हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो? नो सर, नो। हाँ, तो z की लिमिट हो गई एक्स स्क्वायर से 4। अब y की लिमिट के बारे में बात करते हैं। y 0 से पे एक प्लेन था जहाँ से y स्टार्ट हुआ, और फिर 6 पे एक प्लेन था जहाँ रुका। तो y तुम्हारा आ गया 0 से 6, ये देखो 0 से 6। अब x की लिमिट थोड़ा सा सोचना तुमको पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो x0 ये तो हमको पता है, तो x इक्वल टू 0 तो लोअर लिमिट तो ले लोगे। अपर लिमिट यहाँ कहीं गिवन नहीं है, पर हमें ऐसी चीजें गिवन है जिससे तुम निकाल सकते हो। देखो z और x के बीच में एक रिलेशन है, z इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और z इक्वल टू 4 तक जाएगा। तो z इक्वल टू 4 जब इसमें पुट करोगे तो x आ जाएगा प्लस माइनस 2। अब माइनस तो हो नहीं सकता क्योंकि 0 से स्टार्ट है z x। तो लोअर लिमिट हो गई 0 और अपर लिमिट हो गई x की 2, होगी 0 से 2। अभी कोई दिक्कत लिमिट में? तीनों लिमिट समझ आ गई? यस सर। लिमिट में किसी को भी दिक्कत है तो फिर से पूछ लो। लिमिट समझ आना सबसे जरूरी है, नहीं तो इन क्वेश्चंस में तुम कुछ कर ही नहीं सकते जब तक लिमिट नहीं कैलकुलेट कर सकते। हाँ सर इसमें डायग्राम तो करना नीडेड नहीं है।
ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है लिमिट। हाँ, in this question you can solve this even without figure, but usually surface volume और line integral के क्वेश्चन में कोशिश करना एक फिगर बना दो। even if you can solve without figure, एक रफ फिगर भी बना दोगे तो थोड़ा सा समझने में इजी रहता है, मतलब चेक करने वाले को भी, और तुम भी कहीं अटक जाओगे तो तुम उस फिगर से रिलेट कर सकते हो, ठीक है ना। बट हाँ, यूजुअली इन वॉल्यूम इंटीग्रल यू कैन सॉल्व, इवन इन सरफेस इंटीग्रल इफ यू डू मोर प्रैक्टिस। अगर तुम ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो सरफेस इंटीग्रल में इतने परफेक्ट हो जाओगे कि तुम्हें फिगर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं बिना फिगर के कर दूंगा सारे क्वेश्चन सरफेस इंटीग्रल, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी डन लॉट्स ऑफ क्वेश्चन ऑन इट, सो आई नो व्हाट आई नीड टू डू। तो तीनों के तीनों तुम बिना फिगर के कर सकते हो, बट फिगर बना दोगे तो इट शुड बी बेटर, थोड़ा अच्छा लगता है क्वेश्चन, ठीक है ना। और जनरली इन क्वेश्चंस में, जैसे मैं तो मार्क्स फिर भी दे दूंगा, फिगर का 1 मार्क्स रखते हैं टीचर्स, मतलब वेक्टर्स के क्वेश्चन में जनरली फिगर्स का 1 नंबर रखा जाता है, ठीक है। वो जस्ट इस अंडरस्टैंडिंग के लिए फिगर देखते हैं कि मतलब, क्योंकि बिना फिगर के करने का मतलब है कि बच्चे ने जस्ट समझ लिया कि मेरे को लिमिट पुट करनी है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसने ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश नहीं की। इफ़ यू आर प्लॉटिंग द फिगर, देन टीचर गेट टू नो दैट ओके दिस स्टूडेंट हैज फुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। यस सर। तो उसके बाद तो लिमिट तुम पे है, इंटीग्रेशन डायरेक्ट करना है और लिमिट पुट करनी है, यू विल गेट दिस आंसर। अब समझ आ गया? अमित ने पूछा था नहीं सर 80 हाँ, नंबर 80 नंबर स्लाइड देखिए ना। 80 नंबर स्लाइड, हाँ जी, ये क्वेश्चन ही बताना है पूरा। हाँ सर ये क्वेश्चन। इवोल्यूट द इंटीग्रल f डॉट dr, तो ये लाइन इंटीग्रल हो गया। देखो वेयर f एक फंक्शन तुम्हें गिवन है एंड c इज द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन y प्लस z इज इक्वल टू 2 एंड सिलेंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो जैसे इस क्वेश्चन में भी देखो इंटीग्रल निकालना है, तो इसको तुम यहाँ से स्टोक्स थ्योरम से कन्वर्ट कर सकते हो। ये क्वेश्चन बेसिकली मैंने स्टोक्स थ्योरम में डाला था। तो अगर स्टोक्स थ्योरम लगाएंगे तो f डॉट डी आर को लिख सकते हैं डेल क्रॉस f डॉट एन कैप डी एस, और f हमारे पास है ये, तो डेल क्रॉस f निकाल लो, तुम्हारा ये आ जाएगा 1 प्लस 2y के कैप, ये आ गया। अब ds निकालना है, ds निकालने का नॉर्मल निकालने का तरीका सीधा है, उसका ग्रेडियंट निकालो और यूनिट वेक्टर ले लो। ग्रेडियंट निकाला हमने, ये आ गया, इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो ये आ गया यूनिट वेक्टर n कैप, ये रहा। और ds हमें पता है जब भी हम सरफेस इंटीग्रल करते हैं तो ds हमारा इफ़ यू आर डूइंग इन एक्स वाई प्लेन तो ये हो जाएगा dx dy अपॉन एन डॉट के, वाई जेड में करेंगे तो वाई जेड हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली इसको तुम मॉडिफाई कर सकते हो। तो अब जो इक्वेशंस थी इनको जब प्लॉट करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पे एक सिंपल सर्कल है ये रहा, और वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2 एक प्लेन आएगा ये रहा, जब इसको प्लॉट करोगे। अब जब तुम इसको इस पर प्रोजेक्ट करोगे तो एक्स वाई प्लेन लेना है हमको, मतलब हम यहाँ पे एक्स वाई प्लेन ले रहे हैं, तो डी एस आ जाएगा डी एक्स डी वाई अपॉन एन डॉट के कैप, और एन हमारा ये रहा, इसको तुम एन डॉट के कैप कर सकते हो। ये अब तुमने यहाँ सब कुछ पुट कर दिया, ठीक है। और एक चीज़ बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो, वेन एवर यू आर इंटीग्रेटिंग द सर्कल, तो तुम कॉस और साइन की टर्म में करना है, पुट द पोलर कोऑर्डिनेट एज वी डिड इन दिस। तो y इज इक्वल टू होता है हमारा r साइन थीटा, x होता है r cos थीटा, और dx dy होता है r d थीटा dr। तो जस्ट हमने पुट किया। अब r की लिमिट तो क्योंकि देखो रेडियस यहाँ पे 1 है, r की लिमिट हो गई 0 से 1, और क्योंकि हमें पूरा सर्कल इंटीग्रेट करना है तो थीटा की लिमिट हो गई 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई। बस फिर इसको इंटीग्रेट करो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आगे समझ? हाँ सर। और बताओ सर हाँ बोलो। ये थ्योरम क्यू हाँ स्टोक्स थ्योरम में कन्वर्ट करूंगा।
ये समझ नहीं आया क्या कह रहे हो? ओ बोलो बोलो, घबराया मत करो, जो मन में आए बोलो। तुम ये पूछना चाह रहे हो क्या कि इस क्वेश्चन में हमने स्टोक्स थ्योरम क्यों लगाई? क्वेश्चन तो नहीं है हाँ सर, हाँ सर। ये स्टोक्स थ्योरम क्यों लगा रहे हैं? ओके, तो देखो, जनरली अगर स्टोक्स थ्योरम लगानी होगी तो क्वेश्चन में गिवन होता है जनरली यूजिंग द स्टोक्स थ्योरम। जैसे इस क्वेश्चन में अगर स्टोक्स थ्योरम लगानी होगी तो एक ऐसे लिखा हुआ आता है, यूजिंग द स्टोक्स थ्योरम कैलकुलेट द इंटीग्रल और एवलुएट द इंटीग्रल। तो तुम स्टोक्स थ्योरम लगा सकते हो। और अगर लिखा हुआ नहीं आता है तो तुम बिना स्टोक्स थ्योरम के भी इसको कर सकते हो, जैसे इसमें मेंशन नहीं है कहीं, यू कैन कैलकुलेट दिस इवन बाय द डायरेक्ट लाइन इंटीग्रल। अगर तुम्हें लाइन इंटीग्रल अच्छे से आता है तो यू कैन सॉल्व इट थ्रू द लाइन इंटीग्रल, बट लाइन इंटीग्रल से थोड़ा लिमिट इसकी अलग हो जाएगी और थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, इसलिए सरफेस पे किया गया। और कब एग्जैक्टली कन्वर्ट करना है ये थोड़ा प्रैक्टिस से पता चलता है, पर अगर गिवन नहीं है तो यू कैन डू इट बाय आइदर वे। इसमें मैंने कन्वर्ट करके इसलिए किया क्योंकि मैं शो करना चाहता था कैसे लाइन को सरफेस में कन्वर्ट करते हैं और कैसे स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करते हैं। इसमें मैंने इसलिए अप्लाई किया था, ठीक है। हाँ ओके सर। और बताओ। सर वो वेरीफाई वाला क्वेश्चन है, डाइवर्जेंस थ्योरम 99 पे। स्लाइड नंबर बताओ। 99। 99। अच्छा, ये verify the divergence theorem for the function a taken over the region in the first octant bounded by okay। देखो, कोई बता सकते हैं फिगर क्या होगी? तो तुम लोगों ने पीपीटी में देखा ही होगा, पर बिना देखे भी यहाँ से बता सकते हो ना किस चीज की फिगर बनेगी, मतलब क्या सरफेस क्या है इसमें? सर्कल के सर। कर्ल का इक्वेशन है सर, y स्क्वायर z स्क्वायर इज इक्वल टू 9। हाँ देखो, ये तो हाँ, एक असलियत में सर्कल की इक्वेशन है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 9। एक सर्कल जो वाई जेड प्लेन में हमने प्लॉट किया है उसकी इक्वेशन है। और अगर वाई जेड प्लेन में प्लॉट करते हैं तो एक्स वाली एक्सिस परपेंडिकुलर हो गई, वो 2 तक जाएगी, तो वही फिर से सर्कल को जब ऊपर लेके जाएंगे तो सिलेंडर बनेगा। ये देखो, ये सिलेंडर। पर इसमें हमको एक चीज गिवन थी, फर्स्ट ऑक्टेंट, तो सिलेंडर काट दिया, ये देखो कट गया, सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेंट का इसका पोर्शन आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, पहले डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर लो। डेल डॉट एफ डी वी निकालो पहले। ये रहा तुम्हारा डेल, ये रहा एफ। डेल डॉट एफ कर लिया, वही आई वाला आई से डेरिवेटिव होगा, जे वाला जे से होगा, तो इसका हो जाएगा 4xy, इसका हो जाएगा 2y, इसका हो जाएगा 8x। तो सिंपल वॉल्यूम इंटीग्रल आ गया। देखो, फिगर हमने बाद में बनाई है, बिना फिगर के भी वॉल्यूम इंटीग्रल एकदम हो जाता है, जैसे कि अंकिता ने बोला था। वॉल्यूम इंटीग्रल में फिगर की बहुत ज़्यादा खास जरूरत नहीं पड़ती है। अब लिमिट्स निकालनी है। पहले हमें चाहिए z की लिमिट, तो z की लिमिट यहाँ से आ जाएगी, z हो जाएगा यहाँ से रूट के अंदर 9 माइनस वाई स्क्वायर। और क्योंकि फर्स्ट ऑक्टेंट की बात चल रही है तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो x इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, ये 0 से स्टार्ट हुआ और रूट के अंदर 9 माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गई z की लिमिट। अब हमको चाहिए y की लिमिट। जब हमने z इंटीग्रेट कर दिया तो इस इक्वेशन से z तो चला गया, 0 हो गया। अब y की लिमिट यहाँ से जब y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 यानी y इज इक्वल टू 3 हो गया, तो y की लिमिट हो गई 0 से 3 और x की लिमिट हमें ऑलरेडी गिवन है 2, तो x हो गया हमारा 0 से 2, 0 से 2। सिंपल इसको इंटीग्रेट किया और हमारा आंसर आ गया। इंटीग्रेशन तो तुम लोगों को मतलब कुछ फॉर्मूलेज मैंने बोला था दिमाग में रखने पड़ेंगे, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर n+1 अपॉन n+1, और साइन थीटा का कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा का साइन थीटा होता है। ये 2-3 फॉर्मूले बहुत हैं, मतलब इनके बेस पे तुम कर लोगे। तो ये तो हमारा लेफ्ट हैंड पार्ट आ गया डाइवर्जेंस थ्योरम का। अब हमें राइट हैंड पार्ट चाहिए।
राइट हैंड पार्ट क्या होता है, एफ डॉट एन कैप डी एस। अब हमने सरफेस बना लिया, क्योंकि हमें सरफेस इंटीग्रल निकालना है तो सबसे पहले ये देखना जरूरी है कितने सरफेस हैं इसमें। देखो 1 2, तीसरा कर्व हो गया, चौथा ये, पांचवा ये, तो 5 कर्व हो गए। इसको 5 में हमने तोड़ दिया, 1 2 3 4 5। तो इस इंटीग्रल को 5 इंटीग्रल में हमने तोड़ दिया और उसे एक एक करके सबको सॉल्व किया। सबसे पहले ये वाला ले लिया जो कर्व है, बी डी ई सी, ये कर्व पोर्शन जो है। क्योंकि एफ डॉट एन कैप डी एस निकालना है तो पहले एन कैप निकालना जरूरी है। एन कैप निकालने के लिए हम जानते हैं क्या करना होता है, ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालो, उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो तुम्हारा एन कैप आ जाएगा। और क्योंकि इसको हम प्रोजेक्ट करेंगे एक्स वाई प्लेन में तो फिर से तुम्हारा जो डी एस होगा वो हो जाएगा डी एक्स डी वाई अपॉन एन डॉट के। फिर बस ये सारी वैल्यूज हमने पुट करी तो हमारा जो कर्व था वो सॉल्व करके यहाँ पे 108। अब एक एक करके बाकी इंटीग्रल सॉल्व करो। पहले ओ ए बी सी, देखो ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन में जेड की वैल्यू 0 होती है, तो ये जो पूरा आया इसमें हमने जेड की वैल्यू 0 पुट करी और ये इंटीग्रल 0 हो गया। इसी तरह ओ ए डी ई, ये एक्स जेड प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में वाई की वैल्यू 0 होती है, वाई की वैल्यू 0 पुट करी, ये इंटीग्रल भी 0 हो गया। इसी तरह ओ सी वाला इंटीग्रल भी 0 हो गया। सिर्फ एक इंटीग्रल रह जाएगा ए बी डी वाला, ये वाला ए बी डी। इसको हमने सॉल्व किया बिल्कुल अपने तरीके से। अब क्योंकि ये तो हमारा ए बी डी है, ये वाई जेड प्लेन में है, तो इसका नॉर्मल हो जाएगा आई कैप, तो एन की जगह आएगा, ये देखो एन की जगह यहाँ आई कैप है। बस हमने एफ डॉट एन कैप किया, डी एस की जगह अपना डी वाई डी जेड पुट किया और इंटीग्रेट कर दिया, आंसर आ गया। दोनों को ऐड कर दिया तो हमने देखा कि डाइवर्जेंस के मेथड से भी 180 आ रहा था और ऐसे अगर ब्रेक करके कर रहे हैं तो भी 180 आ रहा है, तो हमारी डाइवर्जेंस थ्योरम वेरीफाई है। और कोई डाउट, मतलब इसमें कोई दिक्कत इस वाले क्वेश्चन में? वो उसमें वो 0 वाला ही नहीं आया था मेरे को, उसमें कंफ्यूज हुआ। अच्छा 0 कैसे आया, अभी समझ आ गया? यस सर। ओके, और बताओ, और डाउट? हाँ सर, और एक डाउट था। हाँ बताओ। सर वो मैंने कॉपी में वो क्वेश्चन लिखा है। अच्छा ढूंढ लो, कॉपी ले लो, कोई नहीं। नहीं सर, मैं प्रेजेंट करके दिखाऊं वो पेज? हाँ हाँ प्रेजेंट कर दो, तुम प्रेजेंट कर दो। हाँ सर, शो हो रहा है। हाँ स्क्रीन आ रही है तुम्हारी। हाँ अभी एक क्वेश्चन आया हाँ। और उतना क्लियर नहीं है। मैं अपना पीपीटी बंद कर देता हूँ, एक सेकेंड। हो सकता है इस वजह से ना। हाँ अभी थोड़ा ठीक है, थोड़ा जूम कर दिया ना तुमने, थोड़ा सा जूम करो। अभी रुक जाओ। हाँ अभी क्वेश्चन थोड़ा सा मूव करो इसको। हाँ डॉट डी एस, ओके वेयर एस, ओके इज द सरफेस ऑफ द स्फीयर इन द फर्स्ट ऑक्टेंट। ओके हाँ ठीक है बेटा, क्या दिक्कत है इसमें? सर इसे कैसे करें? ओके तो देखो इसमें तुम्हें डाइवर्जेंस थ्योरम से कर सकते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हो इसको, और डाइवर्जेंस थ्योरम से तो बहुत इजी हो जाएगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। क्योंकि एफ डॉट एन कैप डी एस है, इसको डेल डॉट एफ डी भी करोगे तो ये जो तुम्हारा फंक्शन है वाई जेड आई, इसका तुम डाइवर्जेंस निकालोगे तो छोटा सा आएगा, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम इंटीग्रल आएगा। अब वॉल्यूम इंटीग्रल क्योंकि ये स्पेयर की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो स्पेयर की लिमिट तुम बहुत आसानी से, एक मिनट है, एक सेकंड।
हेलो। हाँ बेटा, तो ये स्पेयर की इक्वेशन हो जाएगी और उसके बाद स्पेयर की लिमिट तुम बहुत आराम से ले सकते हो। मतलब इसको अगर तुम वॉल्यूम इंटीग्रल से करोगे तो जल्दी हो जाएगा, सरफेस से थोड़ा सा तुम्हें लेंथी पड़ेगा, और सरफेस से भी कर सकते हैं, मैं तुम्हें सॉल्यूशन भेज सकता हूँ इसका करके। नहीं सर, ठीक है, वॉल्यूम से करूँगी। नहीं अगर सर नहीं, अगर वॉल्यूम से ट्राई करना, ना आंसर आए तो मेरे को बता देना, मैं वॉल्यूम से भी करके, तो क्योंकि अभी ऐसे वो बोर्ड नहीं है ना, तो कर तो सकता नहीं हूँ, मैं बस तुम्हें बता सकता हूँ कैसे करना है। तो सॉल्व करना, ना आंसर आए तो एक क्वेश्चन की फोटो लेके भेज देना, मैं तुम्हें सॉल्यूशन कॉपी में करके भेज दूँगा, ठीक है। हाँ सर, इसका लिमिट क्या होगा? हाँ, लिमिट कैलकुलेट करनी है इसकी। तो देखो, अगर तुम इसको पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करोगे तो इसकी लिमिट होगी एक 0 से पाई, एक 0 से 2 पाई, और एक 0 से ए, सॉरी 0 से पाई, 2 पाई वाली क्योंकि फर्स्ट ऑक्टेंट है ना, तो 2 पाई वाली हो जाएगी तुम्हारी पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई और 0 से ए, अगर पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, अगर पोलर में नहीं करते हो तब तो तुम फिर यहाँ से लिमिट निकाल सकते हो डायरेक्ट इस सरफेस की इक्वेशन से, पर पोलर में कर लेना इजीली हो जाएगा। ठीक है। यस सर। हम्म। ये स्पीगल का क्वेश्चन है क्या बेटा? नहीं सर, आपने ये टेस्ट में दिया था, अच्छा, मिड मैंने टेस्ट में टर्म। दिया था क्या? हाँ सर। अच्छा, अभी जो लास्ट वाला मिड टर्म हुआ है, हाँ सर। अच्छा उसका क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लगा नहीं। अच्छा ठीक है, कर लो। हाँ, फिर तो कर ही लो, हो सकता है फिर से आ जाए। हाँ, और बताओ, बाकी लोग भी कर लेना भाई। और डाउट कोई? और की डाउट है भाई? तनिष्क, माफिजुर, अमित? नो सर। नहीं है? नो सर। ओके। हेलो, हाँ पूछ रहे थे तनिष्क कुछ, अब बोलो। नो सर, कुछ है। तो चारों के डाउट्स क्लियर हो गए? और कोई डाउट है तो पूछ लो। सर ग्रुप में पूछ लेंगे और डाउट होगा तो। हाँ हाँ, रात तक पर्सनल मैसेज कर देना है ग्रुप पे। बस पीपीटी के क्वेश्चन जरूर कर लेना, ये दिमाग में रखना, वो नहीं छोड़ना। पीपीटी के क्वेश्चन और टेस्ट के क्वेश्चन कर लोगे तो, और डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, सरफेस इंटीग्रल क्या है, इतना कर लिया तो तुम्हारा काफ़ी हो जाएगा। ठीक है ना? ओके सर। ठीक है, फिर अभी अगली क्लास स्टार्ट होगी 2:30 बजे से, उसका वेट करते हैं। सर हाँ बोलो।